हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटैप में। आज की इस वीडियो में हम एपीएफसी 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और जनरल साइंस कंपोनेंट पर फोकस करने वाले हैं। ये वीडियो करके आपको ये तो पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हार्ड आते हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है, सारी बातें आपको पता चल जाएगी। इसके बाद ईओ एओ का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। ये जो सेशन आपका चल रहा है, ये जो सीरीज आपकी चल रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चल रही है। जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन अब एग्जाम में आएगा, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में ज्यादा फोकस कौन से टॉपिक पर किया जाता है, क्योंकि इसमें तीनों पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हमें तीनों पढ़ना है, तो वो थोड़ा वास्ट हो जाता है। तो एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एडुटैप ने आपके लिए लॉन्च किया है कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक। जो बच्चों ने इस गाइड बुक को डाउनलोड कर लिया है वो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ये गाइड बुक को डाउनलोड नहीं किया है, जल्द से जल्द डाउनलोड कर लेंगे। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको मिलने वाला है डिकोडेड सिलेबस। बहुत सारे बच्चे इधर उधर सर्च करते हैं कि क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन से कंपोनेंट में कितना पढ़ना है। आपको सारी बातें गाइड बुक से पता लग जाएगी। आपको पीवाईक्यूज यहाँ पर मिलेंगे, आपको कुछ स्ट्रेटेजीज यहाँ पर मिलेगी कि अपने आप को बेहतर कैसे बनाना है, कैसे आपको कौन सी स्ट्रेटेजी से आप कैसे नंबर गेन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस गाइड बुक को डाउनलोड कर लेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इसकी लिंक, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The effluents of which among the following industries are considered to be the main cause for lowering the pH of river water? आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिवर वाटर का pH कब कम होगा, इन चारों में से किसकी वजह से pH कम होने वाला है। तो ये पता चल गया कि pH के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो पहला हमें टॉपिक पता चल गया कि किसके बारे में प्रिपेयर करना है, pH के बारे में। अब जरूरी नहीं है कि पीएच के बारे में ही आएगा, इससे रिलेटेड और कौन कौन से टॉपिक बन सकते हैं। पीएच से रिलेटेड आपके टॉपिक बनते हैं एसिड के बारे में, बेस के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में। तो ये वाला टॉपिक हमारा सबसे पहला हो गया जिसे हमें फोकस करना है, और ये टॉपिक है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो मैं आपको बताते जाऊंगी कि कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना है, कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले पीएच के बारे में, तो आपका पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है। यानी कि हमें हाइड्रोजन की पावर बताना है कि हाइड्रोजन के अंदर कितनी पावर है, H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन एसिड में ज्यादा होता है और बेस में कम होता है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। अब जो पीएच स्केल है जिससे हम पता लगाएंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, वो पीएच स्केल आपकी होती है 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 14 तक जो बीच का 7 नंबर है, जो बीच का 7 नंबर रहता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बीच का 7 नंबर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ना वो एसिडिक होता है, ना बेसिक होता है, ना उसमें ज्यादा H प्लस आयंस होते हैं, ना कम होते हैं, न्यूट्रल होता है। अगर मैं 7 से कम की तरफ जाती हूँ, 6 हो गया, 5.5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो वो क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। जब पीएच कम होता है तो वो क्या बनते जाता है, एसिड बनते जाता है। और जब पीएच ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है, 7 से 14 के बीच में होता है, तो वो हमारा बेस होता है, वो अल्कलाइन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि पीएच वैल्यू लोअर होनी चाहिए। पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिवर वाटर की कम होनी चाहिए। तो रिवर वाटर की जो पीएच कम होना चाहिए, इसका मतलब हमें किसके बारे में ज्यादा फोकस करना है, एसिड के बारे में। पीएच कब कम होता है, जब वो एसिड की तरफ जाता है, 7 से कम जाता है, एसिड की तरफ जाता है, तो पीएच कम होता है। आते हैं अपने ऑप्शन में, अल्कोहल डिस्टिलरी इंडस्ट्रीज। अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है, बेस में होता है। अल्कोहल हमारा आ गया बेस में, तो हमें पीएच कम करना है, एसिड के बारे में बताना है, तो ये वाले ऑप्शन को आप काट देंगे। प्लास्टिक कप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जहां पर प्लास्टिक के कप मैन्युफैक्चर होते हैं, तो प्लास्टिक के कप जो रहते हैं, फर्टिलाइजर्स जो रहते हैं, जहां पर भी मैन्युफैक्चर होते हैं, वो सारे बेस के अंदर आते हैं, तो यहां पर भी पीएच कम नहीं होगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, सोप और डिटर्जेंट में भी आपका बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें बेस होता है।
ठीक है। तो जो सोप प्रिपेयर करने वाली इंडस्ट्रीज है वो भी क्या करेगी, कौन सा एफ्लुएंट बाहर निकालेगी, बेसिक एफ्लुएंट। तो ये वाला भी गलत हो गया। लेकिन जो लेड की बैटरी रहती है, जो लीड की बैटरी रहती है, उसमें कौन सा एसिड रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि लीड बैटरी में कौन सा एसिड रहता है, सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसका फॉर्मूला भी आपको पता रहना चाहिए, H2SO4। तो जो लीड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें से एसिड बाहर निकलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकलेगा। जब वो रिवर वाटर के साथ कंबाइन होगा तो उसका पीएच कम हो जाएगा, क्योंकि एसिड जो रहता है पीएच को कम करता है और बेस जो रहता है पीएच को ज्यादा करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और फोकस करना है कि कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोप। अब देखिए सोप भी जो है, सोप जो अगर हमारा आया है वो भी एसिड बेस और सॉल्ट वाले टॉपिक से लिया गया है। एसिड बेस और सॉल्ट वाला पीएच वाला जो टॉपिक है, इसका मतलब इसमें से 2 क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं। तो सोप के अगर बारे में बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सोप बनता कैसे है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसके बाद आएंगे नॉट अ सोप में। सोप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सोप जो रहता है वो फैटी एसिड के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन होते हैं तो आपका सोप और ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है, सोप और ग्लिसरॉल। ठीक है, अब यहां पर हमें ये तो समझ आ गया कि सोप जो रहने वाला है वो बेसिक रहने वाला है। सोप जो रहता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है। अब फैटी एसिड की बात करते हैं तो फैटी एसिड जो रहते हैं वो एनिमल फैट से या वेजिटेबल ऑयल से बनता है। तो अगर मैं बात करती हूँ स्टीरेलेट एसिड की, स्टेरिक एसिड जो है वो फैटी एसिड के अंदर आएगा। जब स्टेरिक एसिड NaOH के साथ कंबाइन होगा तो सोडियम स्टीरेट बन जाएगा। इसका मतलब सोडियम स्टीरेट हमारे सोप के अंदर आता है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ पाल्मिक एसिड, पाल्मेट यानी कि पाल्मिक एसिड जो है वो भी किसके अंदर आता है, फैटी एसिड के अंदर आता है। जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कंबाइन करेगा तो सोडियम पाल्मेट बन जाएगा। ये भी हमारे सोप के अंदर आता है। ओलेइक एसिड भी हमारा क्या है, फैटी एसिड के अंदर आता है। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कंबाइन होगा तो सोडियम ओलिएट बन जाएगा। तो ये भी हमारे सोप के अंदर आता है। लेकिन सोडियम बेंजोएट के बारे में अगर बात करते हैं तो बेंजोएट हमारा होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोएट क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है और ये सोप में यूज नहीं होता है, ये प्रिजर्वेटिव में यूज होता है। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, अब प्रिजर्वेटिव वो होते हैं जो हमारे फूड को क्या करते हैं, कंजर्व करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। हमारे फूड में कभी बैक्टीरिया आ जाएंगे, उसकी वजह से फूड खराब हो सकता है, खाना खराब हो सकता है, तो हम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर अचार को ज़्यादा दिन तक हमें प्रिजर्व करके रखना है तो उसमें हम तेल ज़्यादा डालते हैं, नमक ज़्यादा डालते हैं, तो जो तेल और नमक है वो प्रिजर्वेटिव है। वैसे ही सोडियम बेंजोएट एक केमिकल प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। सोडियम बेंजोएट केमिकल प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। तो ये हमारे सोप के अंदर नहीं आता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां से हमें ये पता चला कि कौन से हमें टॉपिक पर दूसरा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, फूड प्रिजर्वेटिव के ऊपर ध्यान देना है। फूड प्रिजर्वेटिव के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती है, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, उसके बारे पे दूसरा टॉपिक हमारा बनता है। तो ये आपके स्टडी के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे आपको चलना है, ये टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये दूसरा टॉपिक आपका बनता है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे रह जाती है, ये जो NaOH है जिसे मैंने क्या कहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा। NaOH को हमने क्या कहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा है। इसका अनदर नेम आपको याद रखना है, अनदर नेम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, कॉस्टिक सोडा। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो प्रोसेस है कि फैटी एसिड इसके साथ कंबाइन होगा, सोप बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा, इस मेथड को क्या कहा जाता है, सोपोनिफिकेशन कहा जाता है।
सोपोनिफिकेशन कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। द ह्यूमन आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर्स फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर इज। अब सबसे पहले हमें टॉपिक कौन सा है? तीसरा टॉपिक जो आपको ध्यान देना है, आई के ऊपर ध्यान देना है, और ये बनता है हमारे फिजिक्स का टॉपिक। अभी हमने देखा 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आए हैं। ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आया है फिजिक्स के ऊपर, जिसमें हमें आई के बारे में पढ़ना है। अब आई में बहुत सारी लेयर्स है, लेंस है, कौन कहाँ से लाइट अंदर आती है, कैसे आई लेंस का, जब आप अंधेरे में जाते हैं तो आँख को छोटी करते हैं तो लेंस का साइज कम होता है, बड़ी करते हैं, कहाँ पर इमेज बनती है, तो सारी बातें आपको ध्यान दे रहा है। लेकिन मैं अभी ये क्वेश्चन की अगर बात करती हूँ 3 लेयर्स के बारे में, 3 लेयर्स स्कैलेरा, कोरॉइड और रेटिना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आई बॉल बनाती हूँ, ये आपका आई बॉल है, ये मान लो आपका आई बॉल है, ठीक है। तो आई बॉल का आपको एक्सटीरियर से इंटीरियर की तरफ जाना है, तो जो सबसे पहला लेयर रहता है, ये जो सबसे पहला लेयर रहता है वो आपका क्या रहता है? स्कैलेरा रहता है। सबसे पहला लेयर क्या रहता है? स्कैलेरा रहता है। ये वाला जो है ये आपका क्या है? स्कैलेरा है। स्कैलेरा क्या करता है? आपके जो आई का साइज है या आई की जो भी शेप रहेगा उसको डिफाइन करता है, आई को प्रोटेक्ट करता है। आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं? स्कैलेरा कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक और लेयर रहती है। दूसरे नंबर पर आपका आता है कोरॉइड। दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है? कोरॉइड आता है। दूसरे नंबर पर आता है कोरॉइड, और इस कोरॉइड में बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती है। कोरॉइड के अंदर क्या रहती है? बहुत सारी ब्लड वेसल्स रहती है, जो इमेज को कहाँ ट्रांसफर करती है? रेटिना, या ब्लड को कहाँ पर ट्रांसफर करती है? रेटिना में। तो तीसरे नंबर पर आपका आता है रेटिना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब रेटिना के बारे में बात करें तो रेटिना जो है वहां पर आपको इमेज बनती है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो आपको जो मैं दिख रही हूँ, वो जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है? रेटिना में बन रही है, लेकिन इन्वर्टेड इमेज बनती है। रेटिना में कैसी बनती है? उल्टी इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। रेटिना के अंदर रॉड्स और कोन्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? रॉड्स और कोन्स होते हैं। ये क्या करता है? लाइट एनर्जी को या लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलने का काम करता है। रेटिना क्या करता है? ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का काम करता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ पर भेजता है? फिर ब्रेन में भेजता है। कहाँ पर भेजता है? ब्रेन में भेजता है। और हमें ये पता चल जाता है कि क्या चीज हम देख रहे हैं। जो भी चीज हमें दिखती है ये सिर्फ विद इन अ सेकेंड होता है। इतना बड़ा जो मैंने बताया, ये सिर्फ सेकेंड्स में ये सारे काम होते हैं। तो सबसे पहली लेयर स्कैलेरा, उसके बाद कोरॉइड, और उसके बाद रेटिना। स्कैलेरा आपकी आउटर कवरिंग रहती है, जो आपकी आई को प्रोटेक्ट करती है, आई को शेप देती है, साइज देती है। कोरॉइड में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन ब्लड को भेजने का काम करते हैं। रेटिना में आपकी इमेज बनती है। रॉड्स और कोन्स होते हैं जो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये बन सकता है कि इनमें टिश्यूज कौन से होते हैं। तो स्कैलेरा और कोरॉइड जो रहते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। स्कैलेरा और कोरॉइड जो रहते हैं वो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और रेटिना जो होता है वो आपकी एपिथेलियल टिश्यू होती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करके रखना है, और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो तीसरा टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है, आई के बारे में करना है। आई में कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, ये सारी बातें जो है वो क्या काम करते हैं उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको एक रिएक्शन दिया है, तीसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तीसरा क्वेश्चन केमिस्ट्री का आपको बोल रहा है, एक रिएक्शन दिया है, यहां पर आपको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा। यानी कि जो चौथा टॉपिक आपको फोकस करना है वो फोकस करना है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर। ये जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, इस पर ध्यान देना है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ना है। चौथा टॉपिक जो आपको फोकस करना है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर फोकस करना है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन
कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सारे टाइप के अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे आ गया है तो कोई और दूसरे रिएक्शन पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो चौथा टॉपिक आपको फोकस करना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बोला है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। वो बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज होने वाले, गेन होने वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की हमें आइडिया मिल जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट से। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अभी 0 है, क्योंकि हाइड्रोजन अभी अकेला है। जो चीज अकेली है अभी हमने उसका मान लिया ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहां पर भी ऑक्सीजन अकेला है तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बन गए हैं, वाटर बन गए। अब यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने वाला है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो +1 रहेगा और ऑक्सीजन का क्या रहेगा, -2 रहेगा। आप उसको पूरा सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व करिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट सही लिया है। कैसे सॉल्व करना है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं, ये 2 और 2, देखिए ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने +1 लिया है, तो 4 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। +4 और -4 क्या बना देंगे, 0 बना देंगे, यानी कि हमने सही लिया है। ये आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने ऑक्सीडेशन स्टेट सही लिया है कि गलत लिया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1 और ऑक्सीजन का हो गया -2। ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो अगर हम देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन हमारा क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है और यहां से ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिड्यूस। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ ये वाला ऑक्सीजन ऐड हो गया है। हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है और ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है। तो जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं और जहां पर रिडक्शन होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए एक ट्रिक है जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है कि गेन किया जाता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, आपको याद रखना है लायन, लायन यानी कि एक शेर है। शेर क्या करता है, गर गर करता है। शेर क्या करता है, गर करता है। तो एल से हो गया लूज, एल से क्या हो गया, लूज हो गया। आई को आप ई मान सकते हैं, आई को थोड़ा सा आप ई मान सकते हैं। तो लूज इलेक्ट्रॉन, एल से हो गया लूज, आई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ओ से हो गया ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर लूज होते हैं, ऑक्सीडेशन में लूज होते हैं। और गर, जी का मतलब हो गया गेन, इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर गेन होते हैं, रिडक्शन में गेन होते हैं। तो अभी हमने देखा कि ऑक्सीडेशन का मतलब जहां पर ऑक्सीजन ऐड होता है और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और जहां पर रिडक्शन होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। लेकिन अब इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट करना है। अब हमें इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट करना है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं उल्टा काम होता है, अपोजिट होता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं वहां पर, या हम बोल सकते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है। सिंपल सी बात, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है
और जहां पर रिडक्शन होता है वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अभी हमें ये पता चल गया कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन में रिडक्शन हुआ है तो वहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, तो आंसर आपका क्या हो गया है, ए हो गया। ठीक है, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़े बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा अच्छे ध्यान से आपको पढ़ना है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है ये पूरा इतना ही है। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं कि कब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, कब गेन होते हैं, कब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, कब रिड्यूस होता है, क्या चीज़ ऑक्सीडाइज होती है, क्या चीज़ रिड्यूस होती है। इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। द पिलर लाइक स्ट्रक्चर विच हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द एरियल ब्रांचेस फाउंड इन बनियाइन ट्री आर नोन एज। आपने बरगद का पेड़ देखा है, ठीक है, आपने बरगद का पेड़ देखा है, उसकी जड़ें जो रहती है, उसकी जो रूट्स रहती है, उसके स्टेम से भी लटकती रहती है, इतनी ज़्यादा उसकी रूट्स रहती है, उसको सपोर्ट करने के लिए रहती है, उसको क्या करती है, सीधा खड़े रखने के लिए वो जो रूट्स रहती है वो हम कह सकते हैं एरियल रूट्स है, हवा में रहती है। जो मिट्टी से ऊपर रहती है, सॉइल से ऊपर रहती है, वो एरियल रूट्स के अंदर आती है। तो एरियल रूट्स को और क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है, प्रॉप रूट्स कहा जाता है। एरियल रूट्स यानी कि जो हवा में रहती है, जो स्टेम से हैंगिंग रहती है, हैंगिंग जो रूट्स रहती है उसे हम क्या कहते हैं, एरियल रूट्स कहते हैं, और वो ही हमारी प्रॉप रूट्स है। ठीक है, अगर मैं टैप रूट्स की बात करती हूँ तो टैप रूट्स जो रहती है वो तो जमीन के अंदर रहती है, और ये मेन रूट रहती है। ये क्या रहती है, मेन रूट रहती है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमें तो एरियल के बारे में पूछा था, जो ब्रांचेस से लटकती है, जो ब्रांचेस से लटकती रहती है वो आपकी एरियल रूट्स रहती है, वो प्रॉप रूट्स रहती है। अगर क्लाइंबिंग रूट की बात करते हैं तो क्लाइंबिंग रूट जो रहती है जरूरी नहीं है कि ब्रांचेस से वो हैंगिंग हो। क्लाइंबिंग रूट जो रहती है जो ऊपर चढ़ने में मदद करती है, ऊपर क्लाइंब करने में मदद करती है। उसके बाद अगर फाइब्रस रूट की बात करते हैं तो आपने जो ग्रास है, ग्रास में जो रूट्स देखी होगी वो आपकी फाइब्रस रूट्स होती है, तो वो भी जमीन के नीचे होती है। ठीक है, तो वो हमारी एरियल रूट्स के अंदर नहीं आएगी। तो आपको याद रखना है, जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो बनियाइन ट्री को सपोर्ट करता है सीधा खड़े होने में, जो एरियल रूट्स रहती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। टू लेंसेज ऑफ पावर्स प्लस 2.0 डी माइनस 2.5 डी आर कंबाइंड टू मेक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, द कॉम्बिनेशन विल। आपको देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हाँ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको फिर उसके बाद पांचवा जो आपको तैयार करना है, पांचवा जो टॉपिक आपको तैयार करना है वो है आपको ट्रीज के बारे में। ट्रीज के बारे में, अब ट्रीज मतलब कि कितने टाइप के हमारे प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, उनके बारे पे फोकस करना है। सिक्स्थ टॉपिक आपको जो ध्यान देना है, अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस और मिरर वाला टॉपिक। लेंस और मिरर वाला टॉपिक ये आते हैं आपके फिजिक्स में आता है, और ये आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें से कम एक तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो लेंस और मिरर पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं पावर के बारे में, लेंस की पावर के बारे में। पावर क्या करती है, पावर ये बताती है कि लाइट जो है वो कितना बैंड हुई है, कितनी लाइट कितने एंगल पे या कितना बैंड हुई है वो हमें कौन बताता है, उसकी पावर बताती है। अब हमारे पास 2 लेंस दिए हुए हैं, 2 लेंस दिए हुए, पहले की जो पावर है वो है प्लस 2.0 डी। डी का मतलब होता है डायोप्टर, डी का मतलब होता है डायोप्टर, जो पावर की एसआई यूनिट है, जो पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट, याद रखिएगा, याद रखिएगा, डायोप्टर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। दूसरा लेंस जो है वो है माइनस 2.5 डी। ठीक है, अब देखिए जो पॉजिटिव रहता है, जो पॉजिटिव पावर वाला रहता है, ध्यान से सुनना, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पावर वाला कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप गलती नहीं करेंगे। जो पॉजिटिव वाला रहता है, जो पॉजिटिव पावर वाली हमारी लेंस रहती है, वो क्या करती है, लाइट्स को कन्वर्ज करती है। पॉजिटिव वाली क्या करती है, लाइट्स को कन्वर्ज करती है, यानी कि लाइट को अंदर लेकर आती है,
अंदर लेकर आती है, ऑप्टिकल एक्सिस के पास लेकर आती है। कन्वर्ज करना मतलब अंदर लेकर आना। और माइनस वाली क्या करती है, डाइवर्ज करती है। माइनस वाली क्या करती है, लाइट्स को बाहर भेजती है, डाइवर्ज करती है, ऑप्टिकल एक्सिस से दूर भेजती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम निकालते हैं अपनी टोटल पावर। टोटल पावर निकाल लेते हैं। आपके पास दो लेंस है, मान लो आपने जो चश्मा पहना है, एक में दूसरा पावर है, एक में दूसरा पावर है। तो टोटल पावर निकालने के लिए हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो -2.0 प्लस 2.5 सॉरी प्लस 2.0 माइनस 2.5, इसको आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो आपका आ जाएगा -0.5D। क्या आ रहा है, टोटल पावर आ रही है आपकी -0.5D। यानी कि जो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि डाइवर्ज होने वाला है। नेगेटिव का मतलब अभी मैंने बताया, पॉजिटिव का मतलब होता है लाइट को अंदर लेकर आना, और नेगेटिव का मतलब होता है लाइट को बाहर लेकर जाना, डाइवर्ज करना। तो इतना हमें समझ में आ गया कि जो हमारा जो लेंस हम यूज कर रहे हैं, जो दो लेंस हम यूज कर रहे हैं, वो क्या करने वाले, डाइवर्ज करने वाले हैं, बाहर भेजने वाले। और डाइवर्ज करने का काम कौन करता है, कॉनकेव लेंस करती है। डाइवर्ज करने का काम कौन करता है, कॉनकेव लेंस करते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करने का काम करते हैं। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आता, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में आता तो हम कॉन्वेक्स लेंस करते थे। हमारा आंसर क्या आया, नेगेटिव में आया, तो आपको याद रखना है कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करने का काम करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। -0.5D आया कॉनकेव लेंस। अब जो इमेज बनेगी, जो इमेज बनेगी वो डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज हो रहा है, इसका मतलब इमेज जो बनने वाली है, स्मॉल इमेज बनने वाली है। कैसी बनने वाली है, स्मॉल इमेज, और फार बनने वाली है, दूर बनने वाली है। तो यहां पर क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, आपको नेचर ऑफ इमेज भी पूछ सकता है। तो जो इमेज बनेगी वो स्मॉल इमेज बनेगी, और फार बनेगी, थोड़ी सी दूर बनेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। फॉर एन इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए कोलिजन के बारे में पूछ रहा है, तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक प्रिपेयर करना है वो मोमेंटम। मोमेंटम यानी कि मोमेंटम जो होता है कोलिजन में होता है, मोमेंटम और न्यूटन्स के लॉज, न्यूटन्स के लॉज। तो यह टॉपिक इससे रिलेटेड है। मोमेंटम और न्यूटन्स के लॉज और कोलिजन एक दूसरे में रिलेटेड टॉपिक है, तो यहां पर ये टॉपिक पर आपको फोकस करना है। अब कोलिजन जो होता है, कोलिजन मतलब भिड़ना, कोलिजन मतलब एक दूसरे से भिड़ जाना। दो प्रकार के कोलिजन होते हैं, इन इलास्टिक और इलास्टिक। हम बात करने वाले इन इलास्टिक के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन में इन इलास्टिक के बारे में बोला है। तो जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है, जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है, तो जो दो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन में दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में चिपक गए हैं। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क आएगा और मोमेंटम में क्या फर्क आएगा। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि आपको इस टॉपिक में स्केलर और वेक्टर के बारे में भी फोकस करना है। ठीक है, तो मोमेंटम हमारी आती है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो जब दो चीजें कंबाइन होती है तो मोमेंटम जो रहता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि मोमेंटम इंटरनल फोर्सेस की वजह से बनता है। तो इंटरनल फोर्सेस तो सेम ही रहने वाले, चेंज नहीं होने वाले, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम जो पहले था वो ही बाद में रहने वाला है, कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो मोमेंटम कहाँ कहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, तो आप ये दोनों ऑप्शन को काट दो। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दो टाइप की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए रहती है, जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जो भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी रहती है। जैसे डैम में वाटर है, डैम में वाटर है, वो रेस्ट पे है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन डैम से जब पानी को गिराया जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मूविंग के लिए रहती है, मोशन के लिए रहती है, और ये ½ mv² होता है। ये क्या होता है, ½ mv² होता है। तो जब इनइलास्टिक कोलिजन होगा, जब दो ऑब्जेक्ट कंबाइन हो जाएंगे, उनका शेप चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे,
उनका शेप चेंज हो जाएगा, वो डिफॉर्म हो जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी अब वो काइनेटिक एनर्जी नहीं रहने वाली है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो हमारा आंसर, सॉरी यहाँ पर लिखा है मोमेंटम कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व लिखा था, ठीक है, मैंने कंजर्व बस देखा और ऑप्शन ए को बी को काट दिया। आपको याद रखना है कि इन इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम हमारा सेम रहता है, पहले जैसा रहता है, बाद में भी वही रहता है, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर इलास्टिक कॉलिजन की बात करते हैं, अब इन इलास्टिक तो एग्जाम में आ गया, तो इलास्टिक वाले चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इलास्टिक कॉलिजन अगर आता है तो दोनों चीजें कंजर्व रहती है, ठीक है। जब इलास्टिक कॉलिजन होता है तो मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन अटेनिंग द स्पीड इज। अब आपको जो फोकस करना है वो चैप्टर है आपका मोशन वाला चैप्टर, जो एनसीईआरटी की 9th क्लास में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के बारे में आपको सारी चीजें दी है, न्यूमेरिकल एग्जाम में बनती है, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 लॉज ऑफ मोशन है, 3 लॉ ऑफ मोशन है। पहला है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, a का मतलब होता है एक्सीलरेशन, s का मतलब होता है डिस्टेंस, s का मतलब होता है डिस्टेंस, और t का मतलब होता है टाइम। और सारी चीजों को आपको मीटर और सेकंड में लेना है, सारी चीजों को आपको मीटर और सेकंड में लेना है। तो जो चीजें मीटर और सेकंड में नहीं दी रहेगी हम उसे कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक ट्रेन स्टार्ट होती है रेस्ट से, कोई भी चीज अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती है, इसका मतलब u क्या हो गया, 0 हो गया रेस्ट की वजह से। जब भी ट्रेन इनिशियल से स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो u का मतलब हो गया है 0, ठीक है। अब बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको फाइनल वेलोसिटी दी है 108 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी आपको दी है 108 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको कहा है सारी चीजें मीटर और सेकंड में रहना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में दिया है तो हम इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर को 3600 से करेंगे, तो पूरा सॉल्व करके एकदम छोटा सा आपका टाइम बच जाएगा। जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो अब हमें निकालना है डिस्टेंस, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हमें एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ने वाली है, डिस्टेंस निकालने के लिए एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, और एक्सीलरेशन आपको फर्स्ट फॉर्मूला, देखिए आपको ये कोई नहीं बताएगा, आपको ये कोई नहीं बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला क्या निकालने के लिए यूज करना है। पहला फॉर्मूला ज्यादातर मैक्सिमम टाइम एक्सीलरेशन निकालने के लिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम निकाल लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो v आपको दिया हुआ है 30, v हमने निकाल लिया है 30 इज इक्वल टू u क्या है आपका 0 है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। a आपका नहीं पता है, टाइम आपका दिया है 5 मिनट,
5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, हमें मिनट्स में नहीं रखना है। तो 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में आपके क्या हो जाएंगे, 5 × 60 यानी कि 300 सेकंड हो जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 300 कर देंगे। तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 30/300 यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आपका क्या आ गया, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारी बारी है डिस्टेंस निकालने की। डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो S हमें नहीं पता है, U आपका 0 है, U आपका 0 है, तो 0 को T से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है। हाफ आपका A हमने क्या निकाला है, 0.1। T हमारे पास क्या है, 300। T हमारे पास क्या है, 300 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपका स्क्वायर दिया हुआ है। 2 1 ज़ा 2, 150 ज़ा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 45,000। 45,000 इंटू 0.1। 45,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4500 मीटर। क्या आ जाएगा, 4500 मीटर। तो ये देखिए, इस तरीके के न्यूमेरिकल, इतने लेंदी न्यूमेरिकल आपको थोड़े फास्ट एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको एक एक स्टेप बताए है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अब हमारे पास कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर ये है हमारा। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहीं तो भी इंफिनिटी पे रखा है। इन्फिनाइट मतलब कितना दूर है हमें नहीं पता, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि इमेज कहाँ पर बनेगी। तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के जो इमेज फॉर्मेशन एनसीईआरटी में दिया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी में दिया है कि फोकस में रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा, तो कहाँ पर इमेज बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, क्या इसके आगे बनेगी, इसके पीछे बनेगी, सारी बातें आपको ध्यान से प्रिपेयर करना है। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ एक ही फिगर की बात करने वाले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, बहुत दूर रखा है, तो वहां से लाइट आएगी। लाइट आती है पैरेलल, लाइट आती है ऐसे पैरेलल आती है। तो लाइट आ गई, ये मैं लाइट का एरो बना देती हूँ। ठीक है, इन्फिनिटी से लाइट आई। लाइट आने के बाद जब मिरर से टकराती है तो फिर ये कहाँ पर जाएगी, ये है हमारा फोकस। कहाँ पर जाएगी, सारी लाइट आकर फोकस पर मिल जाएगी, ये है हमारा फोकस। तो ये बन गया हमारा इमेज, ये है इमेज। तो जो इमेज बनी है, जो इमेज बनी है वो कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। जब भी मिरर के सामने बनता है, जब भी कोई इमेज मिरर के सामने बनती है तो रियल इमेज बनती है, और मिरर के पीछे बनती है तो वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। तो ये मिरर के सामने बनी है फोकस पे, तो इमेज क्या है, रियल इमेज है। और कैसी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। और कैसी इमेज है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है पॉइंट साइज की है, एकदम पॉइंट साइज की, एकदम छोटी सी बारीक सी दिख रही है। डिमिनिश्ड का मतलब हो गया पॉइंट साइज। तो यहाँ पर देखिए लिखा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट द फोकल पॉइंट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है वर्चुअल, तो ये वाले को काट देंगे। यहाँ पर लिखा है रियल और इरेक्ट, इरेक्ट आपका नहीं है, वर्चुअल आपका नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन को आप काट सकते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको ये पेपर में ऐसे बनाकर देखना पड़ेगा। ये आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है हमारे एपीएफसी 2023 क्वेश्चन पेपर का। मेन कॉज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन इज। आपको पूछ रहा है कि जो ओशन का जो पानी है, जो समुद्र का पानी है, वो एसिडिक हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप कोई फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, आप जब भी कोई चीज को बर्न करते हैं, उसमें से जो गैस बाहर निकलती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को ओशन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ओशन एब्जॉर्ब करते हैं। ओशन में क्या होता है, पानी होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो वो क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। और वहां पर अगर एसिड बन रहा है मतलब पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
मतलब क्या हो जा रहा है, ओशन का पीएच क्या हो जा रहा है, लेस देन 7 हो जा रहा है, और इसी की वजह से ओशन क्या हो जाते हैं, एसिडिफाई हो जाते हैं। तो कौन सी गैस की वजह से हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड और भी चीजों से बढ़ रही है, हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं, ये सारी चीजें से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं हो सकता, कार्बन मोनोऑक्साइड सफोकेटिंग गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड सफोकेटिंग गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल आती है वो थोड़ी अनप्लीजेंट रहती है, थोड़ा बहुत वो भी करती है, लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर मैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करती हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका क्या कर रहा है, ओजोन लेयर, ओजोन यानी कि O3, ओजोन लेयर की थिकनेस को कम कर रहा है। ओजोन लेयर हमें क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अल्ट्रावायलेट हमारे लिए हार्मफुल है, उसकी वजह से हमें स्किन डिसीजेस हो सकती है, तो उससे बचाने का काम हमें ओजोन लेयर करती है। ओजोन लेयर कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन लेयर कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फियर में। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपको ये टॉपिक भी प्रिपेयर करना है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक भी आपको प्रिपेयर करना है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ओजोन लेयर की थिकनेस जो है वो 300 टू 500 डॉप्सन रहना चाहिए, डीबी 300 टू 500 डॉप्सन रहना चाहिए। लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो इसकी थिकनेस को कम कर रही है, 300 डॉप्सन से कम कर रही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ओशन एसिडिफिकेशन में कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे। अगर कोई टॉपिक सेम रहेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि एपीएफसी में ये टॉपिक सेम आया था, ईओएओ में सेम आया है, तो आपको ये टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और एडुटैप ने आपके लिए 3 कोर्सेज लॉन्च किए। सबसे पहला है आपका मास्टर कोर्स, कि जो बच्चे बिगनर हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, आप पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मास्टर कोर्स में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हर कंपोनेंट्स को पढ़ाया गया है, उसमें पीवाईक्यू सॉल्व किए गए, बहुत सारी चीज़ें आपको मास्टर कोर्स में मिल जाएगी। दूसरा है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, कि आपकी कुछ सब्जेक्ट की तैयारी हो गई है लेकिन आप कोई दूसरे कंपोनेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप ये स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और तीसरा और लास्ट है आपका टेस्ट सीरीज। जो बच्चों की कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन अब वो रिवीजन करना चाहते हैं, केवल टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। तो ये 3 कोर्सेज आपके एडुटैप में अवेलेबल है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।